के साथ वर्षा शर्मा रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के प्रचार में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक बार फिर से धुआंधार अंदाज में उतरे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव बिहार के विधानसभा क्षेत्र में बैक टू बैक जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। चुनाव के मद्देनजर वे बिहार में प्रत्याशियों के लिए ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बिहार के मोतिहारी जिले के पिपरा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्र के प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार किया और जनता से उसके लिए मतदान की अपील की। पति की दीर्घायु, पुत्र स्वस्थ रहे, परिवार में सुख समृद्धि आए, कितने साधना से आप अपने उस डूबते सूर्य से उगते सूर्य के बीच छठ मैया का ये त्योहार मनाते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, जाने क्या दुश्मनी है कांग्रेस वालों को हमारे त्योहार से, हमारे देवी देवताओं से, हमारे सनातन संस्कृति से। जब भी बोलते उल्टा ही बोलते। इनके मन में भाव भी, अब छठ मैया, इनको छठ मैया का महापर्व इनको मजाक लगता है। अरे सबक सिखाना, इनको ठिकाने लगाना इनकी इस भावना के कारण। ये माता बहनें एक एक कसम खा करके जाना कि जिसको त्योहार की इज्जत नहीं, जिसको देवी देवताओं की इज्जत नहीं, वो चुनाव में क्या करेगा। मुझे इस बात का भी दुख होता है। मैं मध्य प्रदेश की धरती से आता हूं और ये बिहार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के बाहर जाकर जब इनके मुंह से निकलता है कि बिहार छोटा मोटा राज्य है, ये सारे बिहारियों का अपमान करते हैं। बिहार कोई छोटा मोटा राज्य है? अरे बिहार हजारों साल से सम्राट अशोक की धरती, राजा भोज की धरती, भगवान कृष्ण के काल से यहां के वंशजों ने दुनिया में अपनी धाक भी बनाई, साख भी बनाई। हमें इस बात का आनंद है। और यहां काम करने के लिए अब कांग्रेस के लोगों ने चुनाव के पहले कैसे हार मान ली, आप उसका उदाहरण देखना। चुनाव चल रहा बिहार का, और बिहार में हम भी मध्य प्रदेश से आपके बीच में आ रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं, नीतीश कुमार जी घूम रहे हैं, सम्राट चौधरी घूम रहे हैं। सबका अभिनंदन करो जोरदार तरीके से। लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज चुनाव है, कल चुनाव है, ये छोड़कर मध्य प्रदेश में छुट्टी बिताने गए अपने वहां हिल स्टेशन पचमढ़ी में। अरे भाई, चुनाव के टाइम मैदान में नहीं रहोगे। युद्ध के समय में सेना फौज की मैदान में नहीं रहेगी और हार हो जाएगी तो कहता बेईमानी हो गई, बेईमानी हो गई। आप में दम ही नहीं आने का, आपको मैदान में आने का दम नहीं, इसलिए पहले ही मैदान छोड़ दिया। और 3 दिन 4 दिन पहले जब सेकंड चरण का चुनाव था, तब भी चुनाव के दरमियान यहां कुछ बोलने के बजाय बिहार में वोट मांगने नहीं आए, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपके मन में भाव कैसा है? आज हमारे बीच में उदाहरण इस बात का। मैं उज्जैन से आता हूं और सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है। जब से बाबा विश्वनाथ के धाम पर यशस्वी प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ लोक का लोकार्पण किया, काशी के माहौल बदला है। भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुरा रहे कि नहीं मुस्कुरा रहा है? बोला जय जय श्री राम। तो आज यहां हम इस बात की बात कर रहे हैं कि अयोध्या से बिहार का संबंध कई लाख साल पहले माता सीता माता के नाम पर सीतामढ़ी धाम यहां है। ऐसे में सीतामढ़ी के आधार पर सीता मैया से भगवान राम का विवाह हुआ। भगवान राम ने निषाद राज, सबरी माता के झूठे बेर, गरीब से गरीब आदमी को गले लगा करके राम राज्य की स्थापना की। लेकिन बड़े बेसर में कांग्रेस वाले ये भगवान राम के भी जन्म का प्रमाण पूछ रहे थे। और बताओ, अयोध्या में भगवान राम पैदा हुए कि नहीं? बोलो, हुए कि नहीं अयोध्या में राम? आप बताओ, हुए कि नहीं हुए? आपको मालूम, इनको मालूम। अगर नहीं मालूम तो कांग्रेसियों को नहीं मालूम। ये कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दे रहे। कहां राम, कहां पैदा हुए, किसने देखा? अरे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, राम और कृष्ण की धरती पर
5000 साल पहले भगवान कृष्ण हुए, लाखों साल पहले भगवान राम हुए, और पूरे देश के लोग विदेश में किसी देश में चले जाए, अमेरिका, इंग्लैंड, किसी देश में वो जाकर अपना परिचय दे कि आप कहां से आए, आप केवल ये बोल दो मैं राम और कृष्ण की धरती से आया हूं, वो सामने वाला अपने आप कह देगा ये हिंदुस्तान से आए, ये दुनिया को मालूम। लेकिन नहीं मालूम तो कांग्रेस और उनके साथ वालों ये लगातार मजाक बन रहा है। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो और मुझे इस बात को बोलना पड़ेगा कि जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, बाबा महाकाल के महालोक के बाद हमारा उज्जैन पूरा बदल गया। मैं आपको आपके बीच में एक बात और बताना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी है जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर पर्यटन की ताकत बढ़ा करके गरीब से गरीब आदमी, ऑटो वाले, ठेले वाले, होटल वाले, चाय वाले, छोटे मोटे सामान बेचने वाले, उज्जैन में पहले 50-60 लाख से ज्यादा लोग नहीं आते थे। जब से बाबा महाकाल का महालोक बना, एक बार बाबा महाकाल का जयकारा लगाए, महाकाल महाराज की। जैसे उज्जैन में बाबा महाकाल का महालोक बना, उज्जैन की एकदम काया पलट हो गई। सारे लोगों की जिंदगी में बड़ी ताकत बन गई। धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र उज्जैन बन गया। आज हमारे उज्जैन में 7 करोड़ लोग बीते साल आए, कहा 50-60 लाख लोग आते थे, ये 7 करोड़ लोग आए और इससे पूरा माहौल बदला। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, जब हम ये बात करते हैं तो आज के समय राम जी का मामला आया, अब कांग्रेस जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया, भगवान राम धूमधाम से मुस्कुरा रहे हैं, तो क्या हम भी राम वाले हैं, हम भी राम वाले हैं, हमने क्या विरोध करा? अरे भैया, तुमने तो कहां विरोध नहीं किया, दुनिया जानती। लेकिन चलो अभी क्या देर हुई, अभी जमुना जी का कृष्ण कन्हैया बाकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बिहार के विधानसभा क्षेत्रों में एक के बाद एक जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। चुनाव के मद्देनजर वे बिहार में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगते हुए महागठबंधन पर जोरदार हमला भी बोल रहे हैं। वहीं उन्होंने बांका के बरहेर विधानसभा क्षेत्र में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में बिहार विधानसभा बरहेर चुनाव के एनडीए समर्पित बता दें कि जेडीयू प्रत्याशी मनोज यादव के समर्थन में वोट की अपील की। माताएं, बहनें, आपको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपके इस अपार प्रेम को। जैसा माहौल बना, ऊपर से मैं देख रहा था, हवाई जहाज चक्कर लगा रहा था, लेकिन आपका उत्साह भी आसमान से बातें कर रहा था, आसमान से ऊपर बातें हो। आज जब चुनाव की बेला में यह है, तो मेरे साथ मंच पर विराजमान मनोज यादव जी तो है ही, जिला अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह जी, एलजेपी की श्रीमती बेबी यादव जी, और एनडीए का पूरा भरा मंच, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का कर दे एक बार। चुनाव की इस बेला में जब आपसे बात करने का, आपसे संवाद करने का मौका आया, तो मैंने पूछा कि किस प्रत्याशी के लिए जाना है, तो हमारे मित्र मनोज जी का नाम आया। और मनोज जी के बारे में जो बताया गया, हमने पिक्चरें तो देखी, मनोज कुमार बहुत बड़े अच्छे अभिनेता होते थे, इतनी अच्छी फिल्में बनाई मनोज कुमार ने। उपकार, किसान और आम आदमी के जीवन में मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती, क्या जबरदस्त पिक्चर। और मनोज कुमार जी ने भी जो काम किया, 2 बार एमएलसी, और आपके आशीर्वाद से फिर जीतने जाने वाले हैं, जोरदार अभिनंदन करते हैं। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, एनडीए में भी 2 भाइयों की जोड़ी डबल इंजन की सरकार चलाने के लिए सक्षम, एक यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के लिए, और दूसरे उनके जोड़ीदार भाई जो पटना से बेधड़क सरकार चला रहा है, नीतीश कुमार जी, जोरदार नीतीश कुमार जी का। और हम भी क्या करें, भगवान कृष्ण को याद जब करते हैं तो पांडवों की बात कैसे छोड़ी जा सकती है। 5 पांडवों के साथ कौरवों की बड़ी भीड़ में भी जहां भगवान कृष्ण खड़े,
जहां पांडव खड़े, जीत वहीं से होती है, कोई रोक नहीं सकता। हमारे भी पांचों नेता नीतीश कुमार, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, सभी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। ये जो आपका तीर बना है, ये तीर तो निशाने पे ही लगने वाला है, इस तीर को कोई नहीं रोक सकता। ये भी अद्भुत है। भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन आते हैं और अर्जुन के माध्यम से कर्मवाद की शिक्षा जो मिलती है। जब मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं तो मेरे साथ बहुत सारी बातें आपसे बात करने की तो थी, लेकिन चुनाव की बेला, थोड़ा समय कम है, लेकिन फिर भी आप अंदाज लगा लो, यशस्वी प्रधानमंत्री अगर सरकार चला रहे हैं तो किसके लिए चला रहे हैं, कौन कौन लोग उनके साथ हैं? आप बताओ। जिनको किसान सम्मान निधि मिलती, हाथ खड़े करो केवल जिनको किसान सम्मान निधि मिलती। अब आप अंदाज लगाओ, जोरदार ताली अपने खुद के लिए भी बजाए। सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों की भूमिका बराबर होती। सीमा पे जान की बाजी लगा करके जवान देश की रक्षा करते हैं, किसान पसीना बहाकर सूर्यनारायण भगवान के आशीर्वाद से अपने एक एक बूंद पसीने की बहा करके भूखे पेट का अन्न उत्पन्न करके सबके सम्मान की रक्षा के लिए जान की बाजी लगाते, ऐसे किसानों को प्रणाम कर। जब किसानों की सम्मान की बात करते हैं तो मैं कांग्रेस और उनके साथ वालों से पूछना चाहता हूं, आप लंबे समय तक सरकार में रहे, लेकिन आपने कभी किसानों का सम्मान नहीं किया, किसानों का भला नहीं किया, कभी किसान सम्मान निधि दी नहीं आपने। ये आपके पाप हैं जो आपके सिर चढ़ के बोल रहे हैं, और ये मोदी जी की सरकार है, घर बैठे किसान सम्मान निधि देकर के सबका सम्मान करने का काम हमारी सरकार कर रही है। सीमा पे जवान के साथ भी हमारी सरकार बराबरी से काम करती है। आज आप बताइए, पूरे देश के अंदर लाल सलाम को आखिरी सलाम हुआ कि नहीं? जोरदार अभिनंदन नक्सलाइट मूवमेंट के खिलाफ। किसी प्रकार के आतंकवादी कोई घटना अगर देश में हो जाए तो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में देश बदल चुका है। दुश्मन को जब तक घर में घुस के मार के नहीं आए तब तक चैन नहीं पड़ता है। ये वर्तमान का समय है। ये वही पाकिस्तान है और ये वही हिंदुस्तान है, लेकिन हिंदुस्तान बदल गया। कुत्ते की पूंछ 12 महीने भोंगली में रखो फिर भी टेढ़ी रहती है, वो सीधी नहीं होती। लेकिन सीधी करने वाला नर बहादुर नरेंद्र मोदी हमारे यहाँ है। वो गोली चलाए तो हमारे यहाँ से गोले चलाने का दम भाजपा के माध्यम से देश ने अपना लिया। सेना के साथ खड़े होकर के कांग्रेस के नेता जरा बताएं, उनके समय 2004 से लेकर 14 तक सरकार आने तक मोदी जी की सीमाओं पर सैनिक देशभक्ति के लिए सेना में भर्ती होते, देश के लिए जीते, देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार होते। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, सैनिकों के सर काट करके पाकिस्तान के लोग ले जाते थे। और यहां मनमोहन सिंह बोलना ही नहीं आता था। उनसे कोई पूछता था कि जरा बदला लो, हम क्या करें, वो तो पाकिस्तान में ले गए, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे डूब मरना चाहिए, शर्म आना चाहिए कांग्रेस से। मैं आज अपने सारे वंशजों से पूछना चाहता हूं, अपने दुश्मन का ये व्यवहार और हम घर में बैठे, ऐसा कभी हो सकता है? हमको मालूम, आज करके देखे, एक बार नहीं, भाजपा के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 3-3 बार घर में घुस के मारने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होता। और यही तो भगवान कृष्ण ने सिखाया, धर्म और अधर्म क्या होता है। धर्म का मार्ग यही, कोई अन्याय करे तो अन्याय करने वाले को उसके तरीके से जवाब देने की आवश्यकता, उसको बर्दाश्त करने की आवश्यकता नहीं। देश महफूज कब होता है, देश अपने आप में अपने बलबूते पे खड़ा कब होता है,
जब देश के नागरिकों की पूरी पर्याप्त सुरक्षा की जाए, देश को आगे बढ़ाने के लिए युवा, महिला, गरीब, किसान, सब वर्गों का कल्याण किया जाए, इसी के कारण से देश आगे बढ़ता है। हम दुनिया के नक्शे पे देखें, भारत कहां से कहां माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में पहुंचा है। एक के बाद एक देश कहां से आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये कांग्रेस और उनके साथ वाले बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, वो पप्पू को समझ में नहीं आता कि चुनाव होता कैसे है। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां सीएम मोहन यादव का बड़ा फैसला देखने को मिला है। किसानों के हित में सरकार की बड़ी पहल की गई है। किसानों को मिलेगा भावांतर योजना का फायदा। 13 नवंबर को खाते में आएंगे 1300 रुपए। मार्केट में सोयाबीन का रेट अब बढ़ा दिया गया है। सरकार करेगी अंतर की भरपाई। इसके साथ ही बता दें कि अब सोयाबीन का भाव और इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने सोयाबीन उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ सुनिश्चित करने के लिए बड़ी राहत दे दी है। सरकार सोयाबीन किसानों को प्रति क्विंटल 1300 रुपए अपनी ओर से अतिरिक्त देगी। भावांतर योजना में अभी तक मंडियों से हुई बिक्री की दर का औसत निकालकर 4000 रुपए मॉडल रेट तय किया गया। 13 नवंबर को अंतर की यह राशि पंजीकृत किसानों के खातों में भेजी जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हिमदिया अस्पताल में नई लैब यूनिट का शुभारंभ किया। इस अत्याधुनिक लैब के शुरू होने से हृदय रोगियों को जांच और उपचार की बेहतर सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को ऋण करने के लिए निरंतर काम कर रही है, ताकि हर वर्ग को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और डॉक्टर भी मौजूद रहे। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गीता जयंती और विक्रम उत्सव की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्यक्रमों की सुव्यवस्थित तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन आगामी 1 से 3 दिसंबर तक किया जाएगा। इस अवसर पर आयोजित होने वाली ऑनलाइन श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान प्रतियोगिता में इस वर्ष 21 लाख प्रतिभागियों की सहभागिता का लक्ष्य रखा गया है। राज्य के 70वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में प्रतियोगिता में 70 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कुरुक्षेत्र के साथ साथ राज्य के सभी संभागों में गीता जयंती से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, ताकि अधिक से अधिक नागरिक इस आयोजन से जुड़ सके। खबर भोपाल से है, जहां धरती आबा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में 11 नवंबर से देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में 4 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर भोपाल में भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यक्रमों की रूपरेखा साझा की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी की सरकार निरंतर जनजातीय हित में कार्य कर रही है और मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र में जितना विकास भाजपा की सरकार में हुआ, उतना पहले कभी नहीं हुआ। बीजेपी अध्यक्ष ने बताया कि जनजातीय गौरव दिवस के दौरान सांस्कृतिक, सामाजिक और विकास कार्यक्रमों के माध्यम से जनजातीय नायकों के योगदान को याद किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के वरिष्ठ नेता और मीडिया प्रभारी भी उपस्थित रहे। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का जो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस है, जो भारत सरकार के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में मनाया जा रहा है। उस तारतम्य में मध्य प्रदेश में भी विभिन्न कार्यक्रम हैं, जो उसमें 11 नवंबर से भगवान बिरसा मुंडा जी की राष्ट्रीय जनजाति गौरव यात्रा 24 जनजाति बहुल जिले और 47 विधानसभाओं में लगातार 4 दिन चलेगी। और एक जबलपुर में एक बड़ा कार्यक्रम 15 तारीख को होगा, जबलपुर और अलीराजपुर में। जिन जिलों में ये कार्यक्रम होना है उनमें हरदा, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुरना, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, बैतूल, कटनी, बुरहानपुर,
खंडवा, जबलपुर, उमरिया और देवास, इन 44 जिलों की 47 विधानसभाओं में यह 4 दिवसीय कार्यक्रम होगा। भगवान बिरसा मुंडा, आप सब जानते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ। वे कृषक परिवार में थे। पहले उनकी शिक्षा एक मिशनरी स्कूल में हुई, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि यहाँ पे सही शिक्षा सही दिशा में नहीं मिल पा रही है, तो उन्होंने पारंपरिक धर्म की तरफ लौटे। ब्रिटिश सरकार के से विद्रोह का कारण यह था कि हमारे आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक शोषण को उन्होंने देखा। सांस्कृतिक हमारा जो ताना बाना है उस पे हम लोग को देखा, और इसलिए उनकी 1900 में गिरफ्तारी भी हुई और गिरफ्तारी के बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। 25 साल मात्र वे जिए। भारतीय जनता पार्टी लगातार जनजाति हित में काम कर रही है, चाहे केंद्र की मोदी सरकार की नीतियां देखें, प्रधानमंत्री आवास से लेके उज्ज्वला गैस से लेके आयुष्मान तक, और चाहे मध्य प्रदेश सरकार की बातें करें तो जितना ट्राइबल क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में जितना विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ उतना कांग्रेस में कभी नहीं हुआ। और यही कांग्रेस की दिक्कत है कि वे जनजाति समाज कैसे दीगर समाज से अलग हो, इसके लिए लगातार उनके नेता षड्यंत्र करते हैं। मिशनरी सफल हो और एक भारत में जो सामाजिक ताना बाना है वो कैसे छिन्न भिन्न हो, इसके लिए प्रयास करते हैं। और हम सबका फर्ज है कि देश की परंपराओं को जो समाज मानते रहा उसको उसी परंपराओं को मानने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उसे दूसरी तरफ अगर कोई डाइवर्ट करने की बात करता है तो उसका विरोध होना है। मध्य प्रदेश के सागर जिले से बीना सीट से विधायक की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। कांग्रेस को छोड़ भाजपा से नाता जोड़ने वाली बता दें कि खिलाफ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया गया। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। गौरतलब है कि निर्मला ने विगत लोकसभा चुनाव के दौरान एक रैली के मंच पर डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया था। इसके बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के समक्ष उनकी विधायकी निश्चित करने की याचिका दायर की थी। हालांकि बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से अब तक इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। इस देरी को आधार बनाते हुए उमंग सिंगार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनकी याचिका पर शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सारफ की युगल पीठ में सुनवाई होगी। अदालत ने सुनवाई के बाद विधानसभा अध्यक्ष और विधायक निर्मला को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। उमंग सिंगार की ओर से अधिवक्ता विमोर खंडवाल और जयेश गुरनानी ने पैरवी की, जबकि राज्य की ओर से महाअधिवक्ता प्रशांत सिंह ने पक्ष रखा है। जी, नोटिस भी जारी हुए हैं। प्रकरण ये है कि जो निर्मला सप्रे जी हैं, जो बिना विधायक थी, इन्होंने अपना कांग्रेस की पार्टी छोड़ करके बीजेपी का दामन थामा था। उसके खिलाफ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी ने डिफेक्शन पिटीशन जो है वो स्पीकर के समक्ष, विधानसभा स्पीकर के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसका कोई निराकरण नहीं हुआ। जून 2024 में ये याचिका वहाँ पे प्रस्तुत हुई थी, जिसको एक समय विधि में पूरा करना था, जिस पर कोई निराकरण ना होने की वजह से हमने माननीय न्यायालय के समक्ष आए हुए थे। प्रकरण आज माननीय चीफ जस्टिस और विनय सराफ जी की बेंच, डिवीजन बेंच के सामने लगा हुआ था। इसमें सरकार को स्पीकर को और विधायक निर्मला सप्रे जी को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा हुआ है। 18 तारीख तक इसमें जवाब उनको पेश करना है स्पीकर को। क्या कुछ जवाब पेश? जी, उसमें जवाब से संबंधित ये है कि जो हमने पिटीशन पेश किया था उसका स्टेटस क्या है, उस स्टेटस के संबंध में जवाब मांगा गया है, और जो विधायक हैं वो अपना जवाब प्रस्तुत करें। जारी हुआ नोटिस इसमें स्पीकर को जारी हुआ है और जो विधायक हैं उनको अगली सुनवाई 18 तारीख के लिए, 18 नवंबर के लिए इसमें जारी किया। जो विधायक दल बदल करता है उसको चुनाव वापस लड़ना पड़ता है, ऐसा कानून है। पिछले 1.5 साल से मैं निर्मला सप्रे विधायिका को लेके न्याय के लिए कोर्ट में हम मांग कर रहे थे, लेकिन कोर्ट में 1.5 साल के बाद सरकार ने, विभाग ने, सरकारी वकीलों ने अपना पक्ष रखा।
लेकिन जो नियम है कि 90 दिन के अंदर माननीय विधानसभा अध्यक्ष को निर्णय देना होता है कि ये विधायक को अयोग्य घोषित किया जाए कि नहीं किया जाए। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने इस पर विचार किया, लेकिन नहीं दे पाया निर्णय। वो माननीय हाईकोर्ट ने 18 तारीख को सुनवाई वापस रखी है और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से जवाब मांगा कि इसमें आपने क्या किया, क्यों आपने नियम के अनुसार अभी तक कार्रवाई नहीं की। हिंदुस्तान के अंदर कई बार आप देखते हैं कि जो सरकारें होती है वो कभी किसी विधायक जो उनके पक्ष का होता है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, लेकिन कानून है, नियम है देश के अंदर। देश और कानून के नियम के आधार पर नहीं चलता, मनमानी सरकारों की मनमानी के हिसाब से चलता है। लेकिन माननीय हाई कोर्ट जबलपुर उच्चतम न्यायालय ने जिस प्रकार से इस पे चर्चा करी और नोटिस जारी किए, निश्चित तौर से न्याय होगा। खबर मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मंत्री उदय प्रताप सिंह ने तीखा वार किया। मंत्री उदय प्रताप सिंह ने राहुल गांधी के एमपी दौरे को लेकर कहा कि राहुल गांधी हर चुनाव में घूमने